चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर का तीसरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज चौथे लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। इसमें हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे उससे थोड़ा सा आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम लोग अच्छे तरीके से रियल जो मेथड है, वेक्टर को ऐड करने का जो मेथड है, वो हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्चुअली में हम लोग ऐड कर सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने वो ट्रायंगल लॉ, साइन लॉ लगाकर हम लोगों ने रिज़ल्ट को निकाला था। वो कन्वेंशनल मेथड है, मतलब कि प्रॉपर मैथमेटिक्स का यूज़ करके हम लोगों ने सॉल्व किया था। लेकिन वैसे करेंगे तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा और सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा। तो वेक्टर के एडिशन में हम लोग कुछ ऐसा ट्रिक्स या फिर ऐसा कुछ फार्मूला को ईजाद करते हैं जैसे कि आसानी से हम सवाल को सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड क्या बोलता है? अब सबसे पहली बात कि कोई भी दो वेक्टर हो, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 जितने चाहे वेक्टर हो उन सब को जोड़ सकता हूँ मैं। लेकिन कम से कम दो वेक्टर को जोड़ना तो आए पहले, तो वही हम लोग देखेंगे। तो बोलता क्या है स्टेटमेंट? पहले स्टेटमेंट में बोलता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ, फिर उसको एलोबरेट करके सॉल्यूशन देता हूँ। तो क्या बोलता है इसमें? इफ टू नॉन जीरो vectors are represented by two adjacent sides of parallelogram, then the resultant is given by diagonal of parallelogram passing through the point of intersection of the two vector। मतलब अगर दो वेक्टर को ऐड करना है, सबसे पहले तो दो वेक्टर को ऐड करने का सीखेंगे। तो दो वेक्टर को ऐड करना है तो ये मेरा वेक्टर ए हुआ, ये मेरा वेक्टर बी हुआ। अब इन दोनों को अगर मैं पैरेललोग्राम का साइड मान लूँ तो इनका जो डायगोनल होगा ना, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हो, ये डायगोनल नहीं, ये वाला डायगोनल की बात नहीं करूँगा मैं। प्रॉपर डेफिनेशंस को समझो। दो वेक्टर को ऐड करना है तो उसको अगर मैं पैरेललोग्राम का साइड मान लूँ तो ए और बी वेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है, इससे जो डायगोनल पास होगा वो डायगोनल मुझे देगा रिजल्टेंट वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर का सम देगा। तो कैसे निकालना है वो, ये सब क्यों देता है, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, कि डायगोनल ही क्यों देता है या ट्रायंगल का, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसको एलिब्रेट करते हैं और ज़्यादा। तो दो वेक्टर है तो ए वेक्टर को मैंने ड्रॉ किया, ये ए वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर दिया, बी वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अब मान लो, थोड़ा सा इधर और समझाता हूँ मैं, कि कोई भी दो वेक्टर है, ये मेरा एक वेक्टर है और ये मेरा एक वेक्टर है, और ऐड करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड करेंगे। ऐसा तो नहीं कि फोर्स को वेलोसिटी के साथ ऐड कर देंगे। तो दोनों स्वयं फिजिकल क्वांटिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो ए है और बी है। इन दोनों को ऐड करना है। अब ये तो ऐसे स्पेस में है, लेकिन इनको पैरेलली शिफ्ट करूँगा ना, अगर इसको शिफ्ट करके यहाँ पर लाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, और इनके बीच का एंगल भी कुछ होगा। और बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, क्या होता है बीच का एंगल? स्मॉलेस्ट लेते हैं, लार्जेस्ट लेते हैं, लार्जेस्ट क्यों नहीं लेते हैं, स्मॉलेस्ट ही लेते हैं। ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने पहले से चर्चा कर रखा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है। इस पर मैंने लेक्चर बना रखा है, तो वो लेक्चर पहले देख लो, फिर यहाँ पे आ जाना। धीरे धीरे हम लोग स्लोली आगे बढ़ेंगे। तो बात चल रही थी हमारी कि ये ए वेक्टर है,
ये बी वेक्टर है, दोनों स्पेस में है। अब दोनों को ऐड करने के लिए कहा गया है कि दोनों वेक्टर को ऐड कीजिए। दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए कहा गया है, तो एक वेक्टर को मैंने किसी भी एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके इस तरीके से अरेंजमेंट कर देना है कि दोनों का टेल एक साथ मिल जाए। तो दोनों का टेल एक साथ मिल गया और उसके बीच का एंगल मिल गया। यहाँ तक के प्रोसेस के बाद यहाँ कहानी शुरू होती है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जो लिया है वो डायरेक्टली ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों लिया है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा लिया है। कोई कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जनरली थीटा लिया है। अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। तो मुझे पता है कि इसका जो डायगोनल, जो ये ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का जो लाइन है, ये मेरा रिजल्टेंट है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या किया मैंने, इसको डॉटेड 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 करके मैंने ये ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर डॉटेड 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 मैंने ड्रॉ किया। ठीक है। अच्छा, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो बी है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो बी ए है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन तो दिया हुआ है। डायरेक्शन इसका ए का इधर है और बी का इस तरफ है और बीच का एंगल थीटा है। तो मैंने डॉटेड 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 लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, अब उसकी मदद से हम लोग निकालेंगे। अब ये बी वेक्टर, यहाँ पे जो ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके ये मैंने यहाँ पे किया, तो ये भी बी वेक्टर रहेगा। और ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे किया, तो ये भी ए वेक्टर ही रहेगा। और मैग्नीट्यूड मैंने ए ले लिया है जनरली और बी का बी ले लिया है। अब ये एंगल ए और बी में कितना एंगल है? अगर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की बात करूं मैं तो थीटा है। तो यहाँ पे भी ये लाइन, ये जो डॉटेड लाइन मैंने खींचा है और ये जो डॉटेड लाइन जो मैंने खींचा है, इनके बीच में भी थीटा रहेगा। तो ये भी थीटा हो गया। अब थीटा है तो ये बी का मैग्नीट्यूड बी है, तो क्या कॉस थीटा लगाओ। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस। बेस मेरा क्या हो जाएगा? ए एन अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या हो गया मेरा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी। तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक लॉ है, ए एन की वैल्यू आ जाएगी बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैंने बी कॉस थीटा लिखा है। अब साइन थीटा लगाओगे उसी ट्रायंगल में। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं? ए एन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा? सी एन अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सी एन की वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा। तो मैंने वो बी साइन थीटा लिखा है। ऐसा मैंने इसलिए किया कि अब ट्रायंगल ओ, ध्यान से ओ सी एन में देखोगे, ओ सी एन में, तो ओ एन की वैल्यू क्या होगी? ओ एन की वैल्यू होगी ओ ए प्लस ए एन, ये प्लस ये। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ओ ए मेरा कितना है? ओ ए मेरा ए वेक्टर को दर्शाता है और उसकी मैग्नीट्यूड मैंने ए मान रखा है, तो ए। और ए एन की वैल्यू अभी निकाला मैंने बी कॉस थीटा। अच्छा, ओ एन की वैल्यू निकल गई। ट्रायंगल में देख रहा हूँ ओ सी एन, तो ओ सी एन में ओ एन की वैल्यू निकल गई है। सी एन की वैल्यू निकालो। तो सी एन की वैल्यू निकालोगे तो कैसे? सी एन की वैल्यू यहाँ पे निकाल रखा है मैंने, बी साइन थीटा। तो जब ट्रायंगल ओ सी एन कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एक एंगल यहाँ पे मैंने 90 डिग्री लिया है, मतलब है। तो अब मुझे निकालना है ओ सी। ओ सी ही तो रिजल्टेंट है, यही तो रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ सी एन, तो ओ एन स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस
पाइथागोरस क्या लिखोगे, ओ सी की वैल्यू रूट अंडर ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर, रूट हटाओगे तो ओ सी का स्क्वायर ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ओ सी तो निकालना है, मेरा धर्म है, तो ओ सी का स्क्वायर ओ एन कितना है, ओ एन बोलना है यहाँ से, ओ एन मैंने निकाला है ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और सी एन कितना है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। चलो, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग, ये सब राइट डाउन कर लो और क्लियर करता हूँ मैं। वही लिखा है मैंने, ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर, ओ ए प्लस ए एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर ए एन का स्क्वायर प्लस टू ओ ए, वही लिखा है मैंने। आर, ये जो आर लिखा है ना, ये आर है मेरा ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। ओ सी निकालना है तो ओ एन कितना है, ओ एन अभी निकाला था, ओ एन देखो फिगर से भी देख सकते हो, ओ एन मेरा यहाँ तक है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस सी एन बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अगर जोड़ोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाकी जो ये बचा 2 बी कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आई, ओ सी स्क्वायर, तो ओ सी मेरा क्या है, रिजल्टेंट है, तो ओ सी स्क्वायर की वैल्यू ये आई, तो ओ सी की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आया मेरा रिजल्टेंट। तो यही मेरा यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट ये आया। मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, ओ ए प्लस ए एन का स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर किया है, और पहले खोल लिया मैंने, ओ ए स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर प्लस 2 ए एन प्लस सी एन स्क्वायर, और ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू ए है, ए एन की वैल्यू बी कॉस थीटा है, ओ ए की वैल्यू ए एन की वैल्यू और सी एन की वैल्यू डाल दिया। तो कैसे भी कर लो, मैथमेटिक है, तो कैसे भी आंसर तो आना ही है। ठीक है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, अब इसको याद रखना है, वी वी आई बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अच्छा, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे जो लिखा है, ये मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया ना, ये जो दिया ये ओसी की लंबाई दिया, कि भाई रिजल्टेंट जो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा। मैंने पहले भी बताया है कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो उसका सम भी वेक्टर होगा, और जो सम वेक्टर होगा उसके पास दो चीज़ें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैंने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब डायरेक्शन कहने का मतलब कि ये जो ओसी है, ये ओसी यहाँ से मतलब कितने एंगल पे बनाएगा ये, अगर ये इसको बीटा बोलूँ, ए से मान लो ओसी बीटा एंगल बना रहा है, तो वो बीटा एंगल क्या होगा, वो डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो और कुछ बातें करते हैं इस पे, और डीप एनालिसिस करते हैं। तो ये जो फार्मूला आया यहाँ पे, ये फार्मूला जो आया, ओ सी इज इक्वल टू, ओ सी को बोल सकते हो रिजल्टेंट भी बोल सकते हो, रिजल्टेंट ऑफ
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट मिला ये मिला। तो इसको कब अप्लाई करना है, कब नहीं करना है, कितने समझदारी से अप्लाई करना है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए बहुत ये थोड़ा सा टफ लगता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बात करता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो कभी भी दो वेक्टर दिया हो, कभी भी, ये जो तरीका है सिर्फ दो वेक्टर जोड़ने का ही है। तो कभी भी दो वेक्टर दिया हो और उसके बीच का एंगल दिया हो, ध्यान से, कब अप्लाई करना है, अप्लाई रूल। पहला, जब दो वेक्टर हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हो और बीच का एंगल थीटा दिया हो, तो आप ये लगा सकते हो। उसका रिजल्टेंट पूछेगा तो आप लगा सकते हो। अब सवाल कैसे कैसे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट समझो। कभी कभी क्या होगा ना, यहाँ पे तीन वेक्टर है, ए बी और रिजल्टेंट, समझना, ए बी और रिजल्टेंट। इसके पास भी दो चीज़ें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। इसके पास भी दो चीज़ें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। और ये जो नया वेक्टर जो आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, इसके पास भी दो चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इनमें से कोई भी दो चीज़ गायब करके, जैसे मान लो कि अभी मैंने ए के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दिया था, बी के बारे में भी फुल इन्फॉर्मेशन दिया था, और आर के बारे में मैंने पूछ लिया, तो मैंने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और डायरेक्शन अभी बताऊंगा कैसे निकालना है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आर दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, आर दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, और बी के बारे में पूछे तो बी भी निकाल सकते हैं। तो 6 अननोन है टोटल, मिलाकर मुझे 6 अननोन मिलते हैं। अगर मुझे 4 अननोन गिवन हो तो मैं बाकी 2 अननोन निकाल सकता हूँ, कैन बी फाउंड। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें अपने नोट्स में लिख लेना ताकि हेल्प मिले। तो मैं जो बता रहा हूँ इसको साथ साथ नोट्स पैड या अपना जो कॉपी है उसमें अपना राइट डाउन करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड निकाला। ठीक है, अब ओसी वेक्टर, अब मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। ये जो ओसी आया, ये आया मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और रूट अंडर में। अब ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर ओ और सी, ये हॉरिजॉन्टल से, मतलब ए से, हॉरिजॉन्टल कहना गलत होगा, ए से कितना एंगल बना रहा है, तो वो बीटा बना रहा है। तो वो बीटा मेरा निकालना धर्म है कि ये बीटा कितना होगा, तभी तो डायरेक्शन भी बता पाऊंगा कि सर ए से इतने एंगल पे रिजल्टेंट मेरा पास होगा, तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई बच्चा बोलेगा सर ए से क्यों, बी से, तो बी से भी निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे ए से बताया है, बीटा बताया। अगर ए से एंगल बीटा बना रहा है और बी वेक्टर से एंगल अल्फा बना रहा है, तो मैं दोनों निकाल सकता हूँ। कैसे, अगर बीटा निकाल लोगे तो अल्फा ने क्या नहीं निकाल सकते हो, थीटा माइनस बीटा। तो जो सवाल पूछा जाएगा, ए से पूछा जाएगा तो ए से निकालना है, बी वेक्टर से पूछा जाएगा तो बी वेक्टर से निकाल सकते हैं हम लोग। या तो अल्फा पूछ ले या फिर बीटा पूछ ले। तो अभी हम लोग निकालेंगे बीटा। बीटा निकालने का सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग अल्फा निकालने का सीख जाएंगे। ठीक है, तो बीटा कैसे निकालो, बीटा कैसे निकालो, तो कुछ नहीं है, ट्रायंगल, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ओ एन सी में tan बीटा लगाओगे, tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा, बेस कितना है, ये बेस हो जाएगा ना, ये पूरा बेस हो जाएगा। बेस मेरा हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, वही लिखा है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan बीटा निकाल लिया मैंने, अरे tan बीटा निकाल लिया। अच्छा, तो अल्फ़ा क्या होगा,
अगर इसको अल्फ़ा मानूंगा मैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टोटल एंगल थीटा, तो अल्फ़ा हो जाएगा मेरा थीटा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा, वो तो गिवन है, माइनस बीटा, तो टैन बीटा क्या हो जाएगा, ये टैन बीटा इतना आया तो बीटा क्या हो जाएगा मेरा, टैन को इधर ले जाओगे तो टैन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, टैन इनवर्स बीटा की वैल्यू टैन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये मेरा अल्फ़ा हुआ। अब ये देखने में बहुत बदसूरत लग रहा है ना, अल्फ़ा की वैल्यू इतना हार्ड कैसे हो सकता है। एक बात बताओ, टैन बीटा जब निकालने जाओगे, जब टैन बीटा लिखोगे और बी साइन थीटा, बी गिवन है, बी क्या है, मैग्नीट्यूड है बी का, थीटा गिवन है, ए मैग्नीट्यूड है ए का, बी मैग्नीट्यूड है बी का, और थीटा गिवन है, ये सबको कैलकुलेट करोगे और टैन बीटा की वैल्यू मान लो आ गया तुम्हारा √3, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो कितना सिंपल है 60 डिग्री, और थीटा की वैल्यू मान लो 75 डिग्री दिया हुआ है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिखोगे 75 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। बोलो, सवाल भी मतलब ऐसे ही होगा। तो ये तो बस एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है, अगर सवाल को न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो बड़ा आसान लगेगा। तो ये डिराइव्ड एक्सप्रेशन है, तो इससे डरना नहीं है। अच्छा, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आगे बताता हूँ, ठीक है, इतना नोट कर लो, आगे देखो। चलो यहीं पे देख लेते हैं कि दो वेक्टर है ए और बी, अभी तो फैमिलियर हो गया होगा कि कैसे कैसे प्रोसीड करना है। दो वेक्टर है, बीच का एंगल थीटा है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड मेरा ये आएगा, और एंगल ए से मेरा ये है। बी से निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। अगर ये अल्फ़ा है तो मैं डायरेक्ट टैन अल्फ़ा भी निकाल सकता हूँ। टैन अल्फ़ा लिखने के लिए क्या तरीका है, अब कुछ बातें कॉमन सेंस की बात करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बीटा एंगल लिया तो वो ए से लिया, तो टैन बीटा लिखा मैंने, तो जिससे एंगल ले रहे हैं उस वेक्टर को छोड़ के दूसरा वेक्टर को मैंने ऊपर लिखा, और फिर बीच का साइन थीटा लिखा, और नीचे यहाँ पे जिससे ले रहे हैं वो वेक्टर लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, प्लस बी कॉस थीटा। नहीं समझ में आया तो अब अल्फ़ा लिख के दिखाता हूँ मैं कैसे लिखना है। अगर मान लो मैं वही चीज़ें इधर से करता, अल्फ़ा लिखता डायरेक्ट, तो किससे ले रहे हैं एंगल, किससे मैं पूछ रहा हूँ, बीटा बी वेक्टर से पूछ रहा हूँ, तो एंगल बी वेक्टर से पूछ रहा हूँ तो बी को छोड़ के ए को लेना है और साइन थीटा लगाना है। और यहाँ पे जिससे ले रहे हैं एंगल, किससे ले रहे हैं, बी वेक्टर से ले रहे हैं, तो वहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, और यहाँ पे फिर ए लिखना है, जिसका नहीं ले रहे हैं, जिससे नहीं ले रहे हैं वो लिखना है, और यहाँ पे कॉस थीटा लिखना है। तो टैन अल्फ़ा निकाल सकते हो, तो कोई भी एक एंगल निकाल लो, अल्फ़ा निकाल लो या बीटा निकाल लो, अगर एक निकाल लिए तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो ये तरीका है, फिर से समझाता हूँ। टैन बीटा लिखना है अगर मुझे, तो एंगल मैं किससे ले रहा हूँ, ए से, तो ए को नहीं लिखना है, बी को लिखना है, और यहाँ पे जिससे एंगल ले रहे हैं उसको लिखना है, और यहाँ पे फिर दूसरे वाले बी को लिखना है, और यहाँ पे कॉस थीटा लगाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगा जब हम सवाल को और अच्छी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अभी एक सवाल भी कराता हूँ मैं। चलो, तो ये हो गया पूरी
डीप एनालिसिस दो वेक्टर को जोड़ने का, उसी के बारे में मुझे सब कुछ पता चला गया। उसका मैग्नीट्यूड पता चल गया, बीटा पता चला गया, अल्फ़ा पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। तो एक सवाल करते हैं, ठीक है? चलो एक सवाल देता हूँ मैं। ये फोर्स मैंने 6 न्यूटन लिया और ये F1 वेक्टर लिया, ये F2 वेक्टर लिया और इसको मैं लेता हूँ 8 न्यूटन और बीच का एंगल मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री। ठीक है, अब दो वेक्टर है, एक F1 है एक F2 है, बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो इन दोनों का सम एक्चुअली में देता क्या है, ऐसा समझ लो कि एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं। मैंने ये सब चीज़ें भी बताया है, एक इधर की तरफ लग रहा है और एक इधर की तरफ लग रहा है और 60 डिग्री है। इधर की तरफ लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन है और इस तरफ लगने वाला 8 न्यूटन है। तो ओवरऑल ये जो पॉइंट मैंने बनाया, रेड कलर का ये जो मैंने पॉइंट बनाया, ये बॉडी है, कोई भी बॉडी है। तो उस बॉडी पे नेट फोर्स किधर लगेगा, तो वो नेट फोर्स लगेगा रिजल्टेंट के अलोंग लगेगा। जिधर रिजल्टेंट आएगा ना, बॉडी उधर ही मूव करेगी। तो रिजल्टेंट मुझे ये देता है, ठीक है? चलो वेक्टर ऐसा नहीं करना है, ऐसा तो अब समझना भी नहीं है कि 8 न्यूटन, एक बॉडी पे 8 न्यूटन लग रहा है और 6 न्यूटन लग रहा है तो मतलब 8 + 6 14 न्यूटन। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वेक्टर को हम अलग तरीके से जोड़ते हैं। तो चलो बताओ इसको कैसे जोड़े। तो दो वेक्टर है तो रिजल्टेंट लिखने के लिए √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो ए बी 8 इंटू 6 इंटू कॉस 60। अब कुछ बच्चे को डाउट आ रहा होगा कि सर ए किसको माने और बी किसको माने। डाउट जेन्युइन है, ए किसको माने बी किसको माने सर। तो मैं बोलता हूँ ए और बी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप किसी को भी ए मान सकते हो, किसी को भी बी मान सकते हो, उससे कोई आंसर में फ़र्क नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो रिजल्टेंट क्या आएगा। चलो सॉल्व करो। एट का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना हो जाएगा 96 इंटू कॉस 60 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 96 का हाफ, 96 का हाफ 48। तो √148 मेरा आंसर है। तो ये तो हुआ कि सर 8 न्यूटन और 6 न्यूटन जब 60 डिग्री पे लगेंगे तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना वो 180 √148 न्यूटन के बराबर होगा। अब ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। मैग्नीट्यूड तो पता कर लिए कि इतना होगा, इन दोनों के जोड़ने का मैग्नीट्यूड ये आएगा आंसर, लेकिन इसका डायरेक्शन भी पता करना है। तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा, कितने एंगल पे होगा वो निकालना है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने जुगाड़ अच्छा फिर से कोई बात नहीं। ये मेरा 6 न्यूटन था, ये मेरा 8 न्यूटन था, बीच का एंगल 60 डिग्री था। अच्छा रिजल्टेंट ये मेरा F1 था, ये मेरा F2 था। तो इसका रिजल्टेंट कितना आया था F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया था √148 न्यूटन। अब ये सवाल में पूछा है मैंने, सवाल में मैं दोनों कराऊंगा। अगर सवाल में अगर ऐसा पूछे कि बताओ F1 से कितने एंगल पे रिजल्टेंट पास करेगा, तो ये तो पता है कि रिजल्टेंट कुछ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बनाओगे इसको,
पैरेललोग्राम बनाओगे तो इसका जो डायगोनल होगा वही तो रिजल्टेंट होगा, अभी बताया यहाँ पे। तो ये तो पता है कि उसके बीच से तो पास करेगा ही। F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डायगोनल निकलेगा वो बीच में ही तो होगा। तो ये तो कंफर्म है कि बीच में होगा, बट कितने एंगल पे होगा? तो ये एंगल मान लो बीटा। तो tan बीटा कैसे लिखोगे? अब ये फार्मूला छोड़ दो, फार्मूला को मेमोरी करने का तरीका बताता हूँ। tan बीटा लिखो, tan बीटा निकालना है। तो किससे एंगल पूछा है? सवाल में अगर पूछा होता कि F1 से बताओ कि रिजल्टेंट कितने एंगल पे जाएगा, पास करेगा, तो tan बीटा लिखते। tan बीटा क्या लिखते? तो जिससे पूछा है, मतलब F1 से पूछा है, F1 से पूछा तो F1 को छोड़ के F2 ऊपर लिखो और बीच का साइन थीटा लिख दो अपॉन, अब जिससे पूछा है वो लिखो यहाँ पे, और फिर अब जिससे नहीं पूछा है वो लिखो यहाँ पे, और इसका कॉस थीटा लिख दो। सिंपल। अगर सवाल केस 1 था जब ये F1 से पूछा होता, तो या तो एक तरीका, ध्यान से सुनना, या तो एक तरीका कि tan बीटा कैलकुलेट कर लो और फिर 60 में से उसको घटा दो तो ये एंगल निकल जाएगा। या तो केस 2 वो होगा कि अब मुझे पूछा है 8 न्यूटन से रिजल्टेंट कितना पास करेगा, मतलब F2 से एंगल मेजर करना है कि रिजल्टेंट कितने एंगल पे होगा। तो इसको अल्फा मान लो। तो tan अल्फा क्या लिखोगे? अब tan अल्फा लिखोगे जिससे पूछा है 8 न्यूटन, मतलब F2 से पूछा है तो उसको छोड़कर जिससे नहीं पूछा है उसको लिखो ऊपर, फिर बीच का साइन 60, ये तो हमेशा कांस्टेंट है, मतलब रहेगा ही रहेगा, अपॉन जिससे नहीं पूछा है वो लिखो। सही कर रहा हूँ ना? सॉरी, tan अल्फा इज इक्वल टू 8 न्यूटन से पूछा है तो जिससे नहीं पूछा है वो लिखो ऊपर 6 साइन 60, अब जिससे पूछा है वो लिखो और फिर जिससे नहीं पूछा है वो लिखो। फर्क है दोनों में, ये एक्सप्रेशन में और ये एक्सप्रेशन में फर्क है, लेकिन ये जो देगा वो देगा मुझे एंगल फ्रॉम F1, और ये जो देगा ये एंगल देगा फ्रॉम F2। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, अल्फा भी निकाल सकते हो, बीटा भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सवाल को ऐसे सॉल्व करना है, एकदम बेसिक सवाल था ये। ठीक है, चलो तो जोड़ना हम लोगों ने सीख लिया है कि कैसे। अब कुछ स्पेशल सी बातें होती है जब एक्सप्रेशन निकलता है, तो कुछ स्पेशल, थीटा अगर 90 हो स्पेशल केस, थीटा जब 0 हो, थीटा जब 180 हो, उन सब के बारे में बात करते हैं। चलो, तो स्पेशल केस क्या है? ये है रिजल्टेंट R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हाफ लिखा मतलब रूट। अब दो वेक्टर है, ये जो आया एक्सप्रेशन, ये दो वेक्टर का समेशन का मैग्नीट्यूड है। अब रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा? रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? जैसे कि कोई दो वेक्टर है, समझना बात को, इस बात को, ये जो स्पेशल केस है उसको समझना। अब एक वेक्टर है मेरा ये, और एक वेक्टर है मेरा ये। अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है और बीच का तो पैरेलली शिफ्ट करोगे तो क्या डायग्राम बनेगा? डायग्राम ये बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बीच का एंगल मेरा मान लो थीटा है। तो जोड़ने पे आएगा क्या मेरा? अभी निकाला मैंने, आर जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और रूट अंडर। अब ये एक्सप्रेशन जो है, ए मेरा कांस्टेंट है, ए कभी नहीं बदलेगा, बी भी कभी नहीं बदलेगा, 2 भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। बदलेगा तो सिर्फ
उस दो वेक्टर के बीच का एंगल, जैसे 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 मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, अगर इसका एंगल चेंज करते जाओगे, मतलब ऐसे 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 ऐसे, एंगल तो चेंज हो रहा है ना, एंगल चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे एंगल चेंज करोगे, तो ए को मैंने छेड़ा नहीं, ए का मैग्नीट्यूड उतना ही है, बी का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, बस एंगल को मैंने चेंज करते गया, घड़ी की तरह, घड़ी की सुई की तरह घुमाता गया, घड़ी की तरह ऐसे 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 ऐसे। कभी एंगल ये था, कभी एंगल ये था, कभी एंगल ये था, कभी एंगल ये था, और कभी एंगल ये था, और इधर भी बना लो तो कभी एंगल ये था। तो एंगल चेंज करोगे तो क्या रिजल्टेंट चेंज होगा, क्यों? क्योंकि कॉस थीटा चेंज होगा। एज थीटा चेंज करोगे तो कॉस थीटा भी चेंज होगा। तो कौन से एंगल पे दो वेक्टर को जोड़ूं कि सबसे ज्यादा मुझे मैग्नीट्यूड मिले? सवाल ये है, क्योंकि ए को छेड़ नहीं रहा हूं, ए वही वैसा ही है, वही मैग्नीट्यूड, वही डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन अलग चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब कि थीटा चेंज अलग हो रहा है। तो बस थीटा को चेंज कर रहा हूं, बाकी मैग्नीट्यूड ए का और बी का दोनों कांस्टेंट रख रहा हूं। तो कौन से एंगल पे उन दोनों का समेशन मैक्सिमम होगा ये बताना है। तो मैक्सिमम कब होगा, तो वही मैंने लिखा है फॉर आर मैक्स, मतलब आर कब मैक्सिमम होगा। तो देखो एक्सप्रेशन को देखो, ये तो मेरा बदलने वाला नहीं है, दोनों वेक्टर का बस डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ ना, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। कॉस थीटा बस बदलेगा, क्योंकि थीटा बदल रहा है तो कॉस थीटा बदलेगा। तो कॉस थीटा कब मैक्सिमम होता है? कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 और -1 के बीच में। तो मैक्सिमम कब होगा? 1 के बराबर। तो कॉस थीटा, तो ये एक्सप्रेशन कब मैक्सिमम होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कब मेरा मैक्सिमम होगा? जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा मेरा 0। तो फॉर आर मैक्स थीटा इक्वल टू 0, मतलब कॉस थीटा जब 1 होगा तब मुझे आर मैक्स मिलेगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो कॉस थीटा की जगह 1 रखो तो आर की वैल्यू मिलेगी आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और हाफ, इसका मतलब रूट होता है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट अंडर, उसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसका मतलब समझते हैं, फिजिकली समझते हैं। जैसे सुनो, एक ऑब्जेक्ट, इस पे इधर फोर्स लगा है 2 न्यूटन और इधर फोर्स लगा है 2 न्यूटन, तो कुछ रिजल्टेंट आएगा इसका इधर, ठीक है। वही बॉडी है, वही 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, अब 2 न्यूटन ऐसे लगा रहा हूँ, मतलब एंगल चेंज कर दिया दोनों वेक्टर के बीच का, तो उसका रिजल्टेंट कुछ इसका ऐसे जाएगा। अब वही बॉडी है 2 न्यूटन का, अब मैंने उल्टा फोर्स लगाया। खुद सोचो कि एक बॉडी पे कोई एक आदमी 2 न्यूटन से आगे खींच रहा हो और एक आदमी पीछे खींच रहा हो, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। मतलब जैसे 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 इस एंगल को इस तरफ ले गया, 0 की तरफ गया। अब खुद सोचो वही बॉडी है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने और आगे की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया सेम, तो क्या ये 4 न्यूटन मिलेगा? तो मैक्सिमम कब मिलेगा? जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। देखो इसमें जो थीटा होगा वो 0 डिग्री है, ये बनाए ये एंगल, इसको मत मानना, एक्चुअली में ये ऐसा है 2 न्यूटन और ओवरलैप करके दूसरा वेक्टर इसके ऊपर 2 न्यूटन, एंगल 0, थीटा इक्वल टू 0। तो मुझे रिजल्टेंट डायरेक्ट अलजेब्रा से भी जोड़ सकते हो, और इससे भी जोड़ोगे तो थीटा इक्वल टू 0 करोगे, तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे
तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन आएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा तो फिर ये आएगा, तो ए प्लस बी, तो ए वेक्टर मेरा 2 न्यूटन था, बी वेक्टर मेरा 2 न्यूटन था, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी मेरा हो जाएगा। तो डायरेक्ट जोड़ दो, 2 प्लस 2 4, तो मैक्सिमम मुझे मिलेगा जब थीटा इक्वल टू 4 हो। वही चीज़ मैंने ये समझाया है एग्जाम्पल में कि ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, बीच का एंगल थीटा है। एज थीटा टेंड्स टू 0, जैसे जैसे इसके बीच का एंगल 0 की तरफ जाएगा, रिजल्टेंट मेरा ए प्लस बी की तरफ जाएगा। अब ये एग्जाम्पल लिया है, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने 5 न्यूटन इधर लगाया और फिर 5 न्यूटन इधर लगाया, दोनों एक डायरेक्शन में है तो थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। चलो 10 न्यूटन हो गया। चलो तो दो वेक्टर को ऐड करने का सीखा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का सीखा, वो कितने एंगल से ए से वेक्टर से बी वेक्टर से पास करेगा वो निकालने का सीखा। टैन अल्फा टैन बीटा भी निकाल सकते हैं। स्पेशल केस में मैक्सिमम कब होगा, तो थीटा इक्वल टू 0 पे, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में अगर वेक्टर हो तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अब आगे कुछ, ये पहला स्पेशल केस था, अब आगे अगला स्पेशल केस देखो। मान लो कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ले लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो और उनके बीच का एंगल थीटा ही रहे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा। तो स्पेशल केस है, मतलब याद कर सकते हो, मतलब अगर क्वेश्चन में अगर तुम्हें क्वेश्चन आया, कभी तुम्हें दिमाग में हिट कर गया कि अरे यार ये दो वेक्टर को ऐड करने को बोल रहा है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो तुम डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हो, और नहीं तो जनरली तुम लगाओ। चलो तो अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट क्या आया था, रिजल्टेंट का फार्मूला बोलना। रिजल्टेंट का फार्मूला आया था दो वेक्टर का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब रूट अंडर ये ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है, दोनों का बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा रूट अंडर 2a प्लस 2a कॉस थीटा। 2a कॉमन लोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा और रूट अंडर 2a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है। अब इसको कुछ ऐसे बदलो कि वो रूट खत्म हो जाए। 1 प्लस कॉस थीटा को कुछ ऐसा फार्मूला होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मैंने बताया था, वहाँ पे मैंने बताया था, अगर नहीं देखे हो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देखो। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे ये लगा दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, तो 4a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 4 का 2, a स्क्वायर का a, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का कॉस थीटा बाई 2, तो ये है। इसको याद रखना चाहो तो याद रख लो, नहीं अगर याद रखना है, मतलब फ़र्क ये है। एक सवाल कराता हूँ, तो यही मैंने ये किया है। यहाँ पे देखो 2a 1 प्लस कॉस थीटा, 2a 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रिजल्टेंट मेरा आया ये। इसका फ़र्क क्या है ये देखो, जैसे कि एक वेक्टर है 2 न्यूटन का और इधर एक वेक्टर है 2 न्यूटन का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लिया और थीटा ले लिया मैंने 60 डिग्री। तो अब तुम रिजल्टेंट लिखोगे तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कॉस थीटा लिखोगे। कॉस थीटा मतलब कॉस 60, फिर इसको सॉल्व करोगे और आंसर पालोगे। और किसी बच्चे को अगर हिट कर जाए कि अरे ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट उसको अगर याद रहा तो वो सीधे लिखेगा 2a कॉस थीटा बाई 2 और 2 इंटू ए की वैल्यू 2, कॉस थीटा तो कॉस 30, और वो आंसर को टिक करेगा तो फास्ट हो जाएगा। तो जैसे तुम्हें मन करे वैसे कर लो। अब दूसरा मैंने केस लिया है कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच के एंगल पाई माइनस थीटा हो,
तब क्या होगा। पाई माइनस थीटा का मतलब कि अभी समझाता हूँ। जैसे कि ये मेरा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, और ये मेरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है। अब एंगल ये ना दे के थीटा, ये दे रखा है 120, ये दे रखा है, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस 120 हो जाएगा। तो उसके केस में ये डायरेक्ट ये लगेगा। मैं कहता हूँ इतना जो झंझट है, स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 2, हाँ ठीक है, समझने के लिए, डीप एनालिसिस के लिए ठीक है कि हाँ समझ में आ रहा है, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, बट मैं कहता हूँ कि बेसिक्स को हमेशा याद रखो। अगर मैंने ये दो वेक्टर बनाए जिसका मैग्नीट्यूड 2 और 2 है, और ये एंगल दे रखा है 120, और वेक्टर के बीच का एंगल तो ये होता है, तो 60 निकाल के डायरेक्ट 60 से सॉल्व कर लो। 2² प्लस 2² प्लस 2 कॉस 2 इन, डायरेक्ट रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का 2² प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा वही लेना है जो वेक्टर के एंगल का बीच, वेक्टर के बीच का एंगल हो। 120 नहीं लेना है। 120 क्या एंगल है क्या, नहीं है, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं। ये मैंने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में बताया है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, तो कॉस 60 लिखो और इसको सॉल्व करके आंसर पाओ। और ज़्यादा अगर जल्दबाजी है तो ये याद कर लो। और ये कैसे आया 2a साइन थीटा बाई 2, उसका मैं बताता हूँ। बाकी सॉल्व ऐसे भी कर सकते हो, जनरल मेथड से भी कर सकते हो। देखो रिजल्टेंट आएगा सब यहीं से, सब यहीं से आएगा, इसको याद रखना है। रिजल्टेंट मेरा होता है a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा रूट अंडर में, ठीक है। तो 1 सेकेंड, रिजल्टेंट होता है मेरा रूट अंडर a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। अब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो a² प्लस 2aa कॉस थीटा। ये जो थीटा है वो लेना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना है। तो अगर डायग्राम में कुछ ऐसा बना कर दिया जाए कि ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और बीच का एंगल ना दे के ये एंगल दिया है थीटा, तो अब इसके बीच का एंगल तो पाई माइनस थीटा होगा। तो थीटा की जगह क्या लिखोगे, पाई माइनस थीटा लिखोगे। तो a² प्लस 2a² इंटू कॉस थीटा की जगह पाई माइनस थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो ये सम होगा 2a² प्लस 2a² इंटू कॉस पाई माइनस थीटा, तो क्या होता है माइनस कॉस थीटा। 2a² कॉमन लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन याद करो, फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, 2a² इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सॉल्व करोगे तो 2a साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो किसी को डायरेक्ट अगर याद रहे ये फार्मूला तो लिख लो, किसी को बीच का एंगल मतलब जनरली निकाल सकते हो, मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने तीसरा स्पेशल केस बताया है। अब आगे के बारे में देखते हैं क्या है। हाँ, ये भी सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, खुद सोचने वाली बात। दो वेक्टर हैं, एक बॉडी है, इस पे 2 न्यूटन इधर लग रहा है और इस पे 2 न्यूटन इधर लग रहा है। अगर इसको इधर 2 न्यूटन को इधर घुमाओगे तो रिजल्टेंट का सम जो बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं ना। अगर इसका एंगल कम करते जाओगे तो एक समय आएगा जो इसके पैरेलल हो जाएगा और 4 न्यूटन देगा। कम कब होगा, दो बातें हैं, r इज इक्वल टू रूट अंडर a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो मैक्सिमम का तो हम लोगों ने देख लिया कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो,
लेकिन मिनिमम कब होगा? तो उसका फील लेने के लिए मान लो एक बॉडी है, इस पे वेक्टर लग रहा है 2 न्यूटन, तो ये वेक्टर और एक और वेक्टर मैं किधर लगाऊं कि उसका समेशन सबसे कम हो? ये पहला वेक्टर तो 2 न्यूटन लगा दिया, दूसरा वेक्टर मैं किस डायरेक्शन में लगाऊं कि उसका सम जो हो वो सबसे कम हो? तो इधर लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, इधर लगाओगे तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। अगर साफ इसके उल्टा लगा दोगे तो रिजल्टेंट तो ज़ीरो आ जाएगा ना, तो सबसे मिनिमम तो ज़ीरो ही हो सकता है। इसलिए मैंने बोला आर विल बी मिनिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 180। अब उल्टा लगाओगे, 2 न्यूटन इधर लगा है, 2 न्यूटन इधर लगा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल 180। थीटा 180 मतलब कॉस थीटा -1। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि रिजल्टेंट, सवाल क्या है, दो वेक्टर का सम कब मिनिमम होगा? जब कॉस थीटा मिनिमम होगा। कॉस थीटा कब मिनिमम होगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू -1 होगा। और कॉस थीटा -1 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 180 होता है। तो यही मैंने यहाँ पे समझाया, चारों तरफ से मैंने समझाया। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आया। मतलब कि किसी भी दो वेक्टर, कोई भी दुनिया का कोई भी दो वेक्टर ले लो, कोई भी दो वेक्टर ले लो, ए वेक्टर ले लो, बी वेक्टर ले लो, अगर पूछे कि इसका इसका रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो वो होगा a प्लस बी, जहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड a दिया गया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड b दिया गया है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है इसका? a प्लस बी। और इन दोनों को उस डायरेक्शन, मतलब इन दोनों को वैसे अरेंज करो कि मैक्सिमम मिले। और कितना मिले? तो जब दोनों को एक डायरेक्शन में अरेंज कर दोगे तो a प्लस बी मिलेगा। अब जब दोनों को एक दूसरे के अपोजिट अरेंज करोगे, मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे रखोगे, तो a माइनस बी मिलेगा। मतलब किसी भी दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड r जो है वो a प्लस बी तक मैक्सिमम पहुंच सकता है और मिनिमम पहुंच सकता है a माइनस बी तक। तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेंज डिफाइन हो गया। और फिल करते हैं इसको, और अच्छे से एक बार समझाता हूँ मैं। कोई भी दो वेक्टर है भाई, दो वेक्टर है, 2 न्यूटन का है और ये 2 न्यूटन का है। अब हो सकता है मेरे से पूछा जाए कि इसको इस तरीके से अरेंज करके जोड़ो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू आए, तो मैं बोलूँगा उसको कि इसको ऐसे रखो और इस पर फिर एक और वेक्टर चढ़ा दो ऐसे। तो आप जब ऐसे जोड़ोगे तो 4 न्यूटन मिलेगा। अगर मेरे से पूछा जाए कि इसको ऐसे अरेंज करके जोड़ो कि सबसे कम मिले, तो मैं बोलूँगा कि इसको ऐसे अरेंज करो, 2 न्यूटन को ऐसे रखो और इसके उल्टा 2 न्यूटन को रखो, 180 डिग्री पे मतलब रखो, तो ये 0 मिलेगा। अगर इसके बीच में तुमने कहीं भी एंगल लगा दिया ना, 2 न्यूटन और इसके बीच में कोई भी एंगल लोगे, तो वो जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी 0 और 4 के बीच में ही आएगी। इसलिए मैंने लिखा कि रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम a प्लस बी जा सकता है और मिनिमम a माइनस बी जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ क्या करा है, 10 न्यूटन एक बॉडी पे इधर लग रहा है, 5 न्यूटन पीछे लग रहा है, तो बीच का एंगल 180 हुआ ना, तो रिजल्टेंट 5 न्यूटन होगा। इससे कम नहीं हो सकता है, चाहे आप कोई भी डायरेक्शन में रख लो, 5 किसी इसके बीच का एंगल कुछ भी रख लो, 180 के अलावा 120, 130, 135, 160, 175 कुछ भी रख लो, वो 5 न्यूटन से ज़्यादा ही आएगा। सबसे कम यही आएगा जब 180 डिग्री होगा। और 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180, 0 से 180 के बीच में कोई भी एंगल रखोगे ना, कोई भी एंगल रखोगे, 0 डिग्री से 180 के बीच में कोई भी एंगल रखोगे, तो रिजल्टेंट जो आएगा 0 पे मैक्सिमम आएगा, 180 पे मिनिमम आएगा। और इसके बीच में जो एंगल होगा ना, मान लो 120 बोल लो, तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही आएगा। बात को समझो। नहीं हो तो अलग अलग एंगल पे दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिसाइड कर लेना, 2 न्यूटन ले लेना, 2 न्यूटन ले लेना, और कैलकुलेटर लेके कोई भी एंगल रखना,
0 से लेके 180 के बीच कोई भी एंगल रखना, 10-10 डिग्री बढ़ाकर, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे रख रख के देखना, और देखना कि कैसे कैसे रिजल्टेंट चेंज हो रहा है, और कम कब आ रहा है और ज़्यादा कब आ रहा है, ये सब देखना, एनालाइज करना। ठीक है, चलो अगला जो केस है, तो यहाँ पे मैंने आगे बता ही रखा था। तो जैसा कि जानते हैं कि जो मैक्सिमम होगा वो वैल्यू वो a प्लस बी होगा, मिनिमम जो होगा a माइनस बी होगा, तो रिजल्टेंट की वैल्यू a माइनस बी से a प्लस बी के बीच होगा। अब एक और स्पेशल केस है कि जब दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री हो जाए, मतलब एक वेक्टर ऐसा और इसके जस्ट 90 डिग्री पे दूसरा वेक्टर, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, साफ दिया हुआ है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 90 डिग्री, तो कॉस की वैल्यू 90 रखोगे तो कॉस 90 0, मतलब 2ab भी 0, तो बचेगा क्या, √a² प्लस b²। ठीक है, तो ये हुआ। तो स्पेशल केस हम लोगों ने देख लिया है। ये जो बाकी जो दो है ये अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, आज सही नहीं रहेगा। तो आज हम लोगों ने स्पेशल केसेस देखे, दो वेक्टर को जोड़ना देखा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, उसका एंगल निकालना सीखा, एंगल बिटवीन क्या होता है, ये सब चीज़ें सब कनेक्टेड है। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, रिजल्टेंट का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में रहेगा, और a माइनस बी कब आएगा, a माइनस बी जब आएगा जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, और a प्लस बी कब आएगा जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, और उसके बीच में 0 से 180 के बीच में कोई भी एंगल लोगे तो वो वैल्यू रिजल्टेंट का a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में ही आएगा, क्योंकि कम 180 पे और ज़्यादा 0 डिग्री पे, तो उसके बीच में ही आना ही पड़ेगा। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।